मैं किसी के पास गया, उसने मुझे 8 घंटे तक बाहर बिठाया और फिर बोला कल आना। आम आदमी क्या सोचता है? आम आदमी ये सोचता है कि एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा तब मैं इसको बताऊंगा। पर मैंने सोचा कि जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो मैं इसके जैसा नहीं बनूंगा। क्या अलग बात है। और जब ये बात आपने सुनी, ये बात कोई फिल्म का डायलॉग नहीं, ये बात कह रहे हैं लेजेंडरी सलीम खान। द रेड माइक सिनेमा में आपका स्वागत है। हमारे साथ सौरभ शाही हैं, हमारे एडिटर फॉरेन अफेयर्स। पर बहुत हमें भी नहीं पता था कि इन्होंने एफटीआईआई से कोर्स किया है, फिल्म के बारे में बताना, पढ़ना, लिखना, उसकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग की इन्होंने। और इन्होंने फोन किया हमें, बोला कि द प्राइम वीडियो पर सलीम जावेद, लेजेंडरी सलीम जावेद, सलीम खान, जो कि अब आम जनता जानती है सलमान खान के पिता सलीम खान, और जावेद अख्तर जो रिनाउंड लेखक हैं, और उनके बच्चे फरहान अख्तर के पापा, फरहान अख्तर और जोया अख्तर के पापा, इनकी लेजेंडरी जोड़ी थी। ये स्क्रिप्ट लिखते थे, स्क्रीन प्ले लिखते थे, डायलॉग लिखते थे, और कल्ट फिल्में इन्होंने लिखी हैं जो कि सुपर डुपर हिट तक गई हैं। 25 फिल्में इन्होंने साथ में लिखी, 22 फिल्में साथ में लिखी जिनमें इनको नाम मिला। कुछ तो ऐसे थे जिसमें घोस्ट राइटिंग ने अपने नाम रख लिए। तो 25 फिल्में इन्होंने लिखी जिसमें से 22 हिट है, 100% का स्ट्राइक रेट। शोले, दीवार, जंजीर, यादों की बारात, डॉन, कूली। अगर आज अमिताभ बच्चन है तो वो जावेद और सलीम नहीं होते, सलीम जावेद नहीं होते, तो शायद अमिताभ बच्चन नहीं होते। तो ये द प्राइम वीडियो पर एंग्री यंग मैन करके सीरीज है, 3 पार्ट की, सलीम जावेद की जर्नी को लेकर के है। तो शाही साहब का फोन आया हमें और बोला कि यार ये तुमने देखी? हमारे ऐसा आदमी टाइम ही नहीं सोने का, तो फिर लेकिन उनका कि इसको देखो और इसका हम लोग ना रिव्यू करते हैं एक। तो 3 एपिसोड हैं, तो हमने कहा यार 3 एपिसोड 2.25 घंटे देखने हैं, और वो बड़ी बात है। लेकिन कल रात लगभग 12 बजे देखनी शुरू की। 2 घंटे देखने के बाद 2 बज गए थे, और उसके बाद 1.5 घंटा नींद ही नहीं आई। तो अब द रेड माइक सिनेमा में हम कोशिश करेंगे कि हम जब भी कुछ अच्छा देखें तो उसका एक रिव्यू आपके सामने लेकर के आए। तो आप पीछे तस्वीर में देख रहे हैं सलीम और जावेद को। शाही साहब, द एंग्री यंग मैन जब आपने देखी प्राइम वीडियो पर, इसकी काफी चर्चा हो रही थी, और सलमान खान और फरहान खान की प्रोडक्शंस हैं, तो आपने देखा, आपको क्यों लगा कि इसको रिव्यू करना चाहिए? देखिए, हम और आप तो खैर हमसे काफी छोटे हैं। मैं खुद भी सलीम जावेद के जनरेशन के बाद का आदमी, ठीक है। 83 की मेरी पैदाइश है, तब 84 में अलग हो गए, ठीक है। लेकिन इत्तेफाकन मैंने जो पहली फिल्म सिनेमा हॉल में देखी, बहुत छोटे में, मुझे उस फिल्म का कुछ याद नहीं है, सिर्फ एक सीन याद है कि उसमें मुझे कॉकरोचेस से बहुत डर लगता है, तो फियर बचपन में भी था। तो उसमें कॉकरोच की एक सीन है, वो मिस्टर इंडिया, वो एक्चुअली इनकी स्टोरी पे बनी हुई, इनके कोलैबोरेशन पे बनी हुई लास्ट फिल्म थी। काफ़ी बाद में रिलीज हुई, 87 में रिलीज हुई, और इत्तेफाकन मेरे बर्थडे के दिन रिलीज हुई थी। तो मैं तो फिर भी टेल एंड पे उसके मैंने एक फिल्म देखी है, बट हम उसके बाद के जनरेशन, हमने तो देखी नहीं। हमारी 90 की पैदाइश है, और हमने ये सब फिल्में देखी हैं। शाम को 4 बजे संडे को डीडी नेशनल पर, और सैटरडे को रात में 9:30 बजे, 10 बजे फिल्में आती थी, डॉन, और फिर बेसिकली अमिताभ बच्चन का कल्ट। तो फिर हाँ, ये सब बात रहेगी। तो आपको लगा कैसे द एंग्री यंग मैन का रिव्यू करना है? आपने अभी आधी बात बोल दी। देखिए, हम जब पैदा हुए ना, तो इनमें किसी का कल्ट नहीं बचा था। हाँ, अमिताभ बच्चन वॉज बिल्कुल उपास। मुझे याद है उनके 3 या 4 साल के सबैटिकल के बाद खुदा गवाह आई थी। मैं समस्तीपुर, मेरा होम टाउन, वहाँ मैंने उतनी भीड़ किसी सिनेमा हॉल के बाहर नहीं देखी थी। लेकिन उसके बाद फिर डायरेक्ट जो पतन हुआ, तो वो वापस से उत्थान हुआ कौन बनेगा करोड़पति से। हाँ। दरमियान में कुछ भी नहीं था। सलीम जावेद की जोड़ी खत्म हो चुकी थी, जावेद अख्तर लिरिसिस्ट के रूप में ज़्यादा मशहूर हो गए थे, वो गाने उनके मशहूर थे, लेकिन जो राइटिंग थी इंडिविजुअली दोनों में कोई सक्सेसफुल नहीं हो सके उतना। लेकिन फिर भी कुछ ये है जो आपको वापस खींचता है उस सिनेमा के तरफ।
यानी अगर आप आज दीवार देखते हैं या आप जंजीर देखते हैं या बिन डॉन देखते हैं तो हाउ दे हैव विथस्टूड द पासिंग ऑफ टाइम इज अमेजिंग। मतलब जो स्टाइलाइज्ड कंटेंट है या जो डायलॉग्स हैं या जो भी चीज़ है वो उन्होंने उस जमाने को तो इन्फ्लुएंस किया ही, आगे के सिनेमा को ऐसे इन्फ्लुएंस किया कि वो उससे पहले के ज़माने में जा नहीं पाए। तो मुझे लगा कि क्यों ना हम दर्शकों को इसका रिव्यू करें, देखें कि ये जो दो लोग थे ये कैसे आए। 25 सिनेमा साथ में लिखी, 22 में इनके नाम थे, जिसमें से 20 ब्लॉकबस्टर थे, सिर्फ हिट नहीं। सिर्फ 2 फिल्म ऐसी थी जो जिसको आप कह सकते हैं कि एवरेज वर्क किया या जो फ्लॉप कर गई। मतलब ये स्ट्राइक रेट अमेजिंग है, आप 100% का है। 100% का। मतलब आप कैसे आपने कैसे एक तरीके से नब्ज पकड़ ली अपने समाज की कि वो अपनी स्टोरी को आपके स्टोरीज में देखने लगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो हम चाहते थे कि उस जनरेशन के लोग, उसके लिए तो नॉस्टैल्जिया है, लेकिन उसके बाद के जनरेशन के लोग ये देखें कि इस इंडियन सिनेमा जो यहाँ पहुँचा है, जहाँ आज पहुँचा है और अच्छी स्थिति में है। मैं इंडियन सिनेमा का मुराद मेरा सिर्फ हिंदी फिल्म से नहीं है, बाकी जो मलयालम, तमिल, तमाम जो अलग तेलुगु और ये है, आज यहाँ पहुँची है। वो कैसे पहुँची है, उसमें एक बहुत बड़ा पायदान ये सलीम जावेद का। तो आप बिना उसको डिस्कस किए हुए सिनेमा को नहीं डिस्कस कर सकते। ये हम लोग रिव्यू कर रहे हैं ना, बिल्कुल आराम से देखें, मतलब बिल्कुल वैसे भी आराम से देखते होंगे। मतलब जब 2 घंटे हम क्या सोच रहे हैं जब ये देखी हमने, और उसमें फिल्म के पहली बार तो आप इतना काम कर रहे हो तो रोजमर्रा की जिंदगी में, लेकिन वो जब दीवार के कुछ सीन्स वो दिखाते हैं ना, उसमें वो माँ को लेके जब ऋषि कपूर और अमिताभ बच्चन झगड़ रहे हैं, तो माँ का वो कैरेक्टर, उन दोनों ने उस माँ के कैरेक्टर को, माँ को इतना इंपॉर्टेंट कर दिया कि आप देखेंगे, मतलब ये बात खुद उसमें श्वेता बच्चन और अभिषेक बच्चन बात कर रहे हैं, नरेट कर रहे हैं कि मतलब माँ इतनी इंपॉर्टेंट थी सलीम जावेद दोनों के लिए, क्योंकि दोनों की माँ बहुत कम उम्र में गुजर गई। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस डॉक्यूमेंट्री का, जहाँ जब वो पर्सनल जर्नी अपनी बताते हैं। और अच्छा, उससे पहले मैं एक छोटी सी बात बताऊं। एक मीम बहुत वायरल हो रहा था अभी, जिसमें लोग कह रहे थे कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट इसमें बात करते हैं बहुत तरह की चीज़ों की, सोसाइटी की, एंग्स्ट की, फ्रस्ट्रेशन की, कैसे उनके सिनेमा ने उसको कैप्चर किया। और उसके बाद एक जावेद अख्तर का एक उसमें एक स्टेटमेंट आता है, वो कहते हैं कि जब मैं लिख रहा था मुझे ये सारी चीजें पता नहीं। हाँ, ये मतलब बहुत चल रहा है। हाँ, ये बता, मतलब एक्चुअली में ना कि वो सामने वाले लिखने वाला लिख देता है, बाद में जो है जो थोड़ा ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो जाता है, यार ओवर एनालाइज, ये बात तो मतलब सोचो यार, क्या सोच के लिखा, लिखने वाले ने क्या लिखा है। अच्छा, लिखने वाला कह रहा भाई मैंने तो सोचा ही, तो लिख दिया। बट इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है जो आपने भी जिसके तरफ इशारा किया। कई बार आपको पता नहीं होता कि आप वो चीज डाल रहे हैं। कुछ चीजें आप ऑस्मोसिस से सीखते हैं। साइंस में ऑस्मोसिस पढ़ा है ना, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ लिक्विड खुद ब खुद बढ़ती है। तो सोसाइटी में भी ऑस्मोसिस होता है। आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है जानने के लिए कि माँ का क्या इंपॉर्टेंस है आपके ग्रोथ में। ठीक है, अगर आपकी माँ आपकी कम उम्र में गुजर गई हैं तो आप वो ऑस्मोसिस को सीखते हैं। ठीक है, सोसाइटल ऑस्मोसिस भी एक चीज होती है। तो कई बार आप पढ़ते नहीं है, लेकिन वो आपके काम में, आपके लिखावट में, आपके हर चीज में वो रिफ्लेक्ट करता है। तो ये तो जैसा जावेद साहब ने कहा कि हम ये सोचते नहीं थे, इतना हमें पता नहीं था। उन्हें ये पता नहीं था, लेकिन वो ये समझ रहे थे और वो उनकी राइटिंग में आ रहा था। सलीम खान का बताएं आपने। सलीम खान तो देखिए, पहली जब शुरुआत होती है ना, मतलब कैसे जो नरेशन भी है, देखिए आप कोई फिल्म बनाते हैं, आप डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। हमने जिंदगी में कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, पर वो इन्वेस्टिगेशन की थी, लेकिन उस इन्वेस्टिगेशन में भी वो डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। मतलब एक जो डॉक्यूमेंट्री फुल प्रूफ बनाई एनडीटीवी में, इनसाइड इंडियाज ओटीपी माफिया साइबर क्राइम पे, तो उस डॉक्यूमेंट्री को बनाने में हमें लगभग 40 दिन लगे, क्योंकि आपको पता है कि ये क्राइम है, पर वो आपको 40 मिनट एंगेज करके रखना है लोगों को, तो आपको एक कहानी के फॉर्म में बताना पड़ेगा, नैरेटिव तो ये सलीम जावेद की जर्नी है एंग्री यंग मैन। पहले तो एंग्री यंग मैन, क्योंकि एंग्री यंग मैन का कॉन्सेप्ट, वो आदमी जो एक्चुअली में बहुत सारी चीजों से दुखी है, एंग्स्ट है, अंदर एंग्स्ट है,
और उस फिल्म, जब वो फिल्में आप देखिए, मतलब आप जब कुली देख लीजिए, और वो एक, जब सलीम जावेद ने कुली लिखी होगी, और हम जब ये सोच रहे थे कि सलीम जावेद ने कुली लिखी, वो दौर था 70s का, जब हमारे देश में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी, मिल्स थी, हमारे कानपुर में बहुत सारी फैक्ट्रीज, मिल्स थी, कलकत्ता में ज्यादातर लोगों के रोजगार का जरिया इन कुली है, कोई मजदूरी करता है। तो वो मजदूरों का जो गुस्सा था ना, वो गुस्सा उन्होंने ले जाकर के भर दिया अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर में, चैनलाइज कर दी कि कैसे जो है लोग अंदर जो है वसूली करते हैं इन कुलियों से, हफ्ता वसूली करते हैं। और वो अमिताभ बच्चन का डायलॉग कि रहीम चाचा अगले हफ्ते एक और कुली है हफ्ता देने से जो हफ्ता देने से इनकार करेगा। तो एक्चुअली में जब मुझे लगता है जब लोग उस कुली को देख रहे हैं, अमिताभ बच्चन को देख रहे हैं, तो फील कर रहे हैं कि यार हमसे भी तो लिया जाता है। तो वो दौर था, मतलब 70s का वो दौर था जब हमारा देश प्रोडक्शन में बहुत, आज जो हम वो प्रोडक्शन में बहुत आगे नहीं है मैन्युफैक्चरिंग में, वो उस दौर में मैन्युफैक्चरिंग में बहुत जबरदस्त थे। वो तो मिलें देखता हूँ, मैं कानपुर से गुजरता हूँ, लाल इमली मिल बंद पड़ी है, बहुत बड़ी मिल्स हैं कानपुर, मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट लेता है, तो आपको वो मजदूर आपको याद आते हैं, नजर आते हैं। तो आपको लगता है यार ये तो वो मैं हूं। आज जब हम, आज की बहुत सारी चीजों में आप अपने आप को रिलेट कर लेते हैं ना, जब कि भाई आप मान लीजिए आप पंचायत देखते हैं, तो पंचायत में गांव में तो ऐसे ही बोलते हैं, अरे प्रधान जी तो ऐसे ही है, वो नीना गुप्ता ऐसे ही साड़ी पहनती है, सीधे पल्ले की साड़ी पहनती है। तो उस दौर में उससे रिलेट कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि आज वो अभी बताएंगे, तो पहले एपिसोड में जो जर्नी शुरू होती है वो सलीम अलग है, जावेद अलग है, और कैसे दोनों बंबई में आकर के अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं। दोनों के अपने पिता से बहुत फंक्शनल रिलेशनशिप नहीं है। अच्छे खराब संबंध वर्ड हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये जजमेंटल है। फंक्शनल रिलेशनशिप दोनों का अपने पिता से नहीं है। माता दोनों की नहीं है, अम्मी गुजर गई हैं दोनों की। एक जो आपने जिस सीन का बयान कर रहे थे जहाँ पे वो बात कर रहे हैं, करूंगा उसे टीवी उसके बाद हाँ, करूंगा। तो अच्छा, दोनों के अपने स्ट्रगल्स हैं, दोनों अलग अलग मकसद से आए थे। बाद में एक्सीडेंटल कोलैबोरेशन है ना, एक सेट पे ये हीरो हैं, वहां पे हम बहुत ज्यादा बताना नहीं चाह रहे इसलिए क्योंकि आप चाहते कि आप उस सीरीज को देखें, हम सिर्फ एनालाइज कर रहे हैं। बेसिकली सबको पता है सलीम खान जो है, सलीम खान अच्छे, मतलब बेसिकली थोड़ा पैसे वाले परिवार से थे। जावेद साहब नहीं थे, जावेद साहब ने स्ट्रगल। तो सलीम खान साहब ने कुछ फिल्में की एक्टर के तौर पर, जो कि सुपर फ्लॉप रही, उसमें दिखाया है कि फराह खान की जो आप देखते हैं इंडियाज गॉट टैलेंट वगैरह में जज कर रही होती हैं, उनकी अम्मी के साथ में, उनकी अम्मी हीरोइन थी और सलीम खान रोमांटिक फिल्म थी। और उसी किसी एक फिल्म के सेट पे जावेद साहब स्ट्रगल कर रहे थे और फिर असिस्टेंट थे, और वहां पे उनको लाइंस देनी थी, और फिर वो लाइंस देते हैं, दोनों बात करते हैं कि इसको हम साथ में कोलैबोरेट करते हैं। तो फिर वहां से मतलब उन्होंने कुछ घोस्ट राइटिंग की दूसरे के लिए, लेकिन पहली फिल्म जो हिट होके आई वो जंजीर, जो उनके नाम से आई। मतलब जंजीर के बारे में, जब ये तो पहला एपिसोड था ना, तो जब देखिए जब पहला एपिसोड हम देख रहे थे, हम देख रहे थे कि ठीक है आम आदमी के तौर, मतलब हम बहुत ज्यादा इनग्रोस, मतलब आप ठीक है, मैं देख रहा हूँ, मैं सोच भी रहा हूँ कि कल मुझे ये स्टोरी करनी है या इससे बात करनी है, मैं देख रहा हूँ उसको, पर मेरी प्राइमरी मेमोरी वहां पर, लेकिन टर्शरी, सेकेंडरी और टर्शरी मेमोरी कहीं और है। लेकिन जैसे जैसे सीरीज, ये जैसे जैसे आगे वक्त गुजरता है, तो हमारी प्राइमरी के बाद सेकेंडरी भी, टर्शरी तीनों लग जाती है उस दौर में, क्योंकि हम लोगों ने, हमारी जनरेशन ने और जो देख रहे हैं उन सब ने वो अमिताभ बच्चन की, तो जंजीर में मुझे लगता है अमिताभ बच्चन जो उसमें बता भी रहे कि अमिताभ बच्चन मतलब वो पहले हीरो थे जंजीर जब बनाई, कि जिसमें हीरो जो है रोमांस नहीं करेगा और गाना नहीं गाया है। इनफैक्ट एक सीन है जो वाटरशेड है, अगर आप जैसे हम आप एनालाइज कर रहे हैं कि ये कैरेक्टर्स जो बिल्ड किए गए, कैसे बिल्ड किए गए, तो एक सीन है जिसमें अमिताभ बच्चन का जो कैरेक्टर है विजय, वो खिड़की के पास खड़ा है और पीछे से उसकी जो पार्टनर हैं वो आती हैं और वो कुछ पर्दे देख रही हैं ना, एक मैगजीन में पर्दे देख रही हैं, पर्दों के डिजाइन्स देख रही हैं, और उनकी ख्वाहिशात ये है कि जब शादी होगी और घर खरीदेंगे तो इसमें इस तरह के पर्दे लगाएंगे। और वो जो एक बहुत कॉमन चीज़ है ना, यू प्लान योर फ्यूचर टुगेदर, और वो लाके उनको दिखाती है, और अमिताभ बच्चन एक हल्की सी नजर डालता है मैगजीन पे, लेकिन वो सामने देख रहा है और वो कहता है हाँ मैं तुम्हारे पर्दे देखूंगा, लेकिन जब बाहर चीज हो रही है। यानी एक कैरेक्टर जो उसने दिखाया, ऐसा बिल्ड किया जो मंडेन में इंटरेस्टेड नहीं है, जो डे टू डे लाइफ का जो मंडेनिटी है, जिसको हम मंडेन कहते हैं, मंडेन ऑफ अ डे टू डे लाइफ। हाँ, मतलब उसको अपनी प्रेमिका के साथ गाने गाने पसंद नहीं है, उसको बारिश एंजॉय करना पसंद नहीं है, ये पर्दे ऐसे होने चाहिए, चाय पीनी पसंद नहीं है,
वो कश्मकश उस अच्छा इसमें मुझे लगता है सलीम जावेद अपनी फिल्मों में समाज को लेकर के आए, हाँ मतलब जो अच्छा सोसाइटी को लेकर के आए। ये एक डोमिनेंट नैरेटिव भी था। फैज अहमद फैज की बहुत फेमस गाया भी है अपने क्या उनका नाम है भूल गया, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे मुझसे महबूब ना पहली मान। सी मोहब्बत तो मेरे उसमें जब एक लाइन आता है जहाँ वो बड़ाई करते हैं पहले अपनी माशूका के की उसकी खूबसूरती की तारीफ होती है, उसके लास्ट में कहते हैं कि लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या मगर कीजिए। क्या कीजिए। तो वही वो सीन है ना, वो हम्म लौट जाती, क्योंकि वो ही सो मच इन्वेस्टेड इन सोसाइटी, उसके पेन्स में इतना इन्वेस्टमेंट हो गया है उस कैरेक्टर का कि लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए, नजर उधर लौट जाती है, अब भी दिलकश है, तुम में कोई खराबी नहीं है, इसको अपने पे मत लो, पर्सनल मत लो, तुम में सब कुछ है, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। तो वो उस कैरेक्टर में डाला गया जो जंजीर के साथ अमिताभ बच्चन ने एंट्री की, एंड दैट कंटिन्यूड फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, जो बाकी फिल्मों की फिर वो बात दीवार। करते हैं। तो मतलब आप जब ये देखेंगे, एक्चुअली में डॉक्यूमेंट्री है 3 एपिसोड की, तो बीच में सलमान खान भी आते हैं, अरबाज खान भी आते हैं, साथ में खाना खाते दिखा रहे हैं सलमान। अच्छा सलीम खान की मोहब्बत की बात है, कैसे वो सलमान खान की अम्मी सलमा से मिलते हैं एक जगह, वो खिड़की से देख रहे होते हैं, फिर शादी कर लेते हैं माहिम में, हाँ। माहिम में। और फिर जावेद साहब की भी है कि सीता गीता में वो मिलते हैं हनी ईरानी से सीता गीता में, और फिर हनी रानी से भी बातचीत है, सलमा से भी बातचीत है थोड़ी थोड़ी, और हनी रानी हंसती हैं कि मतलब वो रमी के खेल में मिले थे, खेल में तो जुए में जो जीता है वो जुए में हार गया, हाँ जो जुए में जीता वो जुए में हार गया, फिर वो हंसती हैं। और उस हंसने के साथ में वो हंसता हुआ जो डायरेक्टर है उसने सोचा कि इस हंसी के साथ, क्योंकि वो हंसी एक सटायर है, मतलब एक तंज। अच्छा ये भी हनी रानी की मुझे जो इस डॉक्यूमेंट्री में मतलब नॉस्टैल्जिया तो भर भर के है, मैं चाहूँगा कि आप देखें और समझें। तो पहले तो हम जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उसकी बात करते हैं। इनफैक्ट इसमें जो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि कुछ फिल्म्स के बारे में जब बात की जाने लगी, स्पेशली शोले की बात हुई कि शोले कैसे फॉर इनिशियल 2 दिन इट वाज अ फ्लॉप मूवी, लोग हंस रहे थे, उसके जो रिव्यूज़ आए थे वो बहुत ही डैमेजिंग रिव्यू आए थे, जो ट्रेड रिव्यूज़ थे वो और भी ज़्यादा डैमेजिंग थे। एंड देन समथिंग हैपेंस ऑन मंडे को कुछ होता है, रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री। तो ये जब वो बयान कर रहे होते हैं तो मुझे जो एक चीज़ अच्छी लगी इस डॉक्यूमेंट्री में कि जिनका बर्ड आई व्यू है ना, प्रोड्यूसर है, एक्टर है, वो तो है ही, आपने वार्म आई व्यू भी लिया है। किसका लिया है आप नोटिस करेंगे इसमें जब आप देखेंगे कि प्रोजेक्शनिस्ट अशर समझते हैं ना, टॉर्च लेके जो आपको पुराने सिनेमा हॉल्स में बताता था कि यहाँ पर आपकी सीट है, तब नंबर्स का कोई खेला नहीं था, वो उनकी नज़रों से इन फिल्म को एनालाइज किया जाता है। और मैं बताऊं, मुझे डॉक्यूमेंट्री की सबसे बढ़िया लाइन जिसने बोली है वो कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं, वो ऐसे रास्ते में उन्होंने किसी एक सिनेमा फैन को पकड़ा, और वो ये भी नहीं क्योंकि सिनेमा स्टडीज का कोई स्टूडेंट है, चलता कॉमन आदमी है, और उसने एक लाइन कही शोले के बारे में। उससे पूछा कि भाई वाई शोले वाज द बिगेस्ट हिट, एंड ही सेड इश्क भी था, लड़ाई भी थी, बदला भी था, हंसी भी थी, पूरी जिंदगी थी। ये जो व्यूज आप लेते हैं ना, जो स्ट्रीट से व्यू लेते हैं, इसको वॉर माई व्यू कहते हैं हम, वो वॉर माई व्यू इसमें इन्होंने बहुत अच्छा लिया। ये मुझे इसमें बहुत अच्छी चीज एक लगी कि ये लोग जो सिनेमा को आप तक लाते हैं, जो सिनेमा को सिनेमा बनाते थे, उसमें उस असर का ब्लैक मार्केट, ब्लैक टिपिंग, ब्लैक करने वाले से बात कर रहे हैं। और वे कहा गया है कि शोले के कारण ऐसे जो ब्लैक टिकट ब्लैक करने वाले थे, जिन्होंने अपने घर खरीद लिए, जिन्होंने घर खरीद लिए, फ्लैट्स खरीदे, वो ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं। एक व्यूअर से उन्होंने बात है ना, कहता है कि वो चुनाई करते हुए कहता है कितने आदमी थे, तो चुनाई बेसिकली आप जो कैरेक्टर आपने कहीं तो समाज में देखा कि वो चुनाई मतलब वो एक हमारे समाज की एक सच्चाई है कि गांव में और खासकर उत्तर भारत में वो चुनाई तमाकू और चूने को जब मिक्स करते हैं तो कहते हैं चुनाई, कहते कितने आदमी थे, तो मतलब कह रहे तो आम आदमी को लगा ये तो मेरी बात, मैं भी तो ऐसे ही चुनाई बात करते हुए कुछ ना कुछ करता हूँ। अच्छा वो देखिए चुनाई करते हुए सोचिए वो कहाँ कंटिन्यू होता है, वो जो गब्बर सिंह कहता है कितने आदमी चुनाई करते हुए, और वो फिर आप पंचायत देखते हैं उसमें जो बनराकस का कैरेक्टर है वो भी चुनाई किससे कहता है,
देख रहे हो ना विनोद। समझिए कि बेसिकली सलीम जावेद तब थे, और सलीम जावेद भले ही वो खुद न लिख रहा हो, लेकिन उनकी लिखावट और उसकी परछाई आपको आज 50 साल बाद भी जो सिनेमा बन रहा है या बन रहा है वो नजर आती है आपको। नहीं, वो डायलॉग्स की आप बात कर रहे थे। अच्छा, एक ये भी है इसमें आप पाएंगे, हालांकि लोग जो सिनेमा में इंटरेस्ट रखते हैं उनको ये बात पहले से पता थी कि इनका जो कोलैबोरेशन था वो ऐसे होता था कि जो बेसिक स्टोरी की जो स्ट्रक्चर होती थी ना, वो सलीम खान प्रोवाइड करते थे, कहानीकार वही थे। बेसिक स्ट्रक्चर जो कहानी है, मूल कहानी हमेशा से सलीम खान लेके आते थे। स्क्रीन प्ले में दोनों इन्वॉल्व होते थे। स्क्रीन प्ले जब आप उस कहानी को पर्दे पर वो कैसे प्रेजेंट होगा, यानी स्क्रीन प्ले जो लिखी जाती है उसमें आप लिखते हैं कि एक्टर कमरे में लेफ्ट साइड से एंटर करेगा, कैमरा यहाँ से पैन, उसको स्क्रीन प्ले कहते हैं। स्क्रीन प्ले दोनों करते थे, लेकिन डायलॉग वाज अ फोर्टे ऑफ जावेद अख्तर। अच्छा, देखिए कितना डिवीजन ऑफ लेबर हम पढ़ते हैं ना इकोनॉमिक्स, ये डिवीजन ऑफ लेबर देखिए आप कितना करेक्ट है कि एक आदमी बेस स्टोरी प्रोवाइड करता है, दोनों मिलके उसको स्क्रीन प्ले बनाते हैं, और एक आदमी फिर डायलॉग प्रोवाइड करता है। तो जो एक बहुत बड़ा डिपार्चर था, ये जो आपने बताया ना कि ये जो चूना वो लगा रहे हैं, उसके बाद वो कैसे परकोलेट कर गया जनरल पब्लिक में, वो इसलिए परकोलेट कर गया क्योंकि इनके आने से पहले डायलॉग्स बहुत बड़े वर्बोज होते थे, लंबे लाइंस होती थी, उसमें 5 लाइन 7 लाइन 11 लाइन के डायलॉग्स एक्टर बोल रहे होते थे, और वो एक्टिंग का मैार समझा जाता था कि ये क्या गजब एक्टर, ये तो इसने तो देखो जी बिना टेक लिए हुए इसने 7 ये पढ़ दी, लाइंस पढ़ दी। इनके डायलॉग्स शॉर्ट क्रिस्प, तुम्हारा नाम क्या है बसंती, या मैं आज भी फेंके हुए पैसे मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। तो क्या होता है कि जनरल पब्लिक को वो डायलॉग्स छोटे हैं ना, क्रिस्प हैं, टू द पॉइंट है, वो याद रहते हैं। सब आपको दिखेगा, सब दिखेगा। ये आप जब किसी भी, इसलिए तो इनके फिल्म्स के डायलॉग जो है आज तक लोग बोलते हैं ना, और मीम्स में यूज होता है, हम एक दूसरे पे यूज करते हैं। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है बसंती, जो ज्यादा बोलने वाले लड़का लड़की होती है उसे बोलते तुम्हारा नाम क्या है बसंती, क्योंकि अगेन वो तो ये एक फ्रेशनेस वो लेके आए डायलॉग में जो पहले नहीं था, और जो सस्टेन करता रहा फॉर 22 मूवीज। ये भी बहुत अच्छी बात लगी। इसमें अमिताभ बच्चन का राइज भी बहुत तरीके से दिखाया कि वो जंजीर के बाद बिल्कुल फ्लॉप से हो गए थे, और कैसे अमिताभ बच्चन की वापसी होती। जंजीर पहले प्रकाश मेहरा ने मतलब नरेट करी, देवानंद ने कहा यार इस फिल्म में गाने नहीं है तो मैं कैसे, देवानंद विदाउट सॉन्ग, धर्मेंद्र ने मना कर दी, देवानंद ने मना कर दी, राजेश खन्ना ने मना कर दी, फिर मतलब अमिताभ बच्चन वाज अ स्ट्रगलर, राजकुमार ने मना कर दी, अमिताभ बच्चन वाज अ स्ट्रगलर। और फिर अमिताभ बच्चन का वो एक सीन देख करके बॉम्बे टू गोवा में जो च्युइंगम चबाते हुए फाइट कर रहा है, उनको लगा यार ये एटीट्यूड जो है वो चाहिए, कूलनेस, उस जमाने का कूलनेस ये था कि जंजीर जो है ये अगले में बात दो। और दैट्स हाउ जंजीर के बाद से कैसे जो एंग्री यंग मैन का कैरेक्टर, एक्चुअली में एंग्री यंग मैन सलीम और जावेद थे, वो कैरेक्टर उन्होंने बना दिया अमिताभ बच्चन इस कि वो सारे कैरेक्टर मिक्स ऑफ सलीम और जावेद थे। बिल्कुल। और वो विजय का जो कल्ट है वो कूली में, शक्ति में, दीवार में, वो सब जगह नजर आता है। इमरजेंसी, हाँ, एक बहुत मैं उस पर भी आऊंगा क्योंकि हम लोग सलीम और जावेद के स्ट्रगल की बात भी कर रहे थे। मतलब एक्चुअली में दो चीजें जो आप जब हर कोई सिनेमा देखने जाते हैं या कुछ देख रहे होते हैं तो कुछ चीजें अपने साथ ले आते हैं। ऐसे अगर कोई स्त्री देखने गया तो स्त्री का लाना ले आए अपने साथ। कोई मूवी देखते हैं जैसे पंचायत देखी, जिसको अंग्रेजी में टेक अवे कहते हैं, आप पंचायत से ले आए, देख रहे हैं ना विनोद। इस तीनों को देखेंगे ना तो मुझे एक जो जावेद अख्तर साहब की दो चीजें ना टेक अवे, जावेद अख्तर सलीम दोनों की, जो एक्चुअली में वो डॉक्यूमेंट्री में सलीम और जावेद कह रहे हैं और डायलॉग्स नहीं है, और वो सच्चाई कह रहे हैं, अपनी सच्चाई कह रहे हैं। और जावेद साहब जब ये कहते हैं ना कि मैं याद करता हूं वो दौर जब मैं 3rd क्लास कंपार्टमेंट में ट्रेवल करता था, और जो भूख और नींद जो होती है ना वो एक बहुत लंबे निशान छोड़ती है, और परमानेंट और लंबे निशान छोड़ती है। और मैं सोचता हूँ कि तब मेरे पास ना खाना था ना सोने की जगह थी। आज मैं 5 स्टार होटल्स में रुकता हूँ, डबल बेड में सोता हूँ, सुबह मेरे पास ब्रेकफास्ट आता है, अंडे, कॉफी, ब्रेड, जैम, हनी। फिर मैं सोचता हूँ कि ये सब मेरे लिए नहीं है, क्या मैं ये डिजर्व करता हूँ?
और वो ये कह के रोने लग, मतलब ही ब्रेक्स डाउन। और फिर ना वो डायरेक्शन भी क्या है कि कैमरा कीप्स रोलिंग, कैमरा वो साइलेंस जो उसको कैप्चर किया है जब आप रो रहे हैं, साइलेंस कैप्चर किया है। तो मतलब आपको स्ट्रगल बेसिकली, वो जावेद अख्तर जो 79 का है, वो जब जावेद अख्तर 20 साल का था, वो जावेद अख्तर, वो 20 साल के जावेद अख्तर को सोच के रो रहा है। अच्छा, इसका देखिए सोशियोलॉजी में भी इसको बहुत डिस्कस किया गया है कि ये जो उसने बात कही ना, जो भूख और नींद, आप जब बहुत भूखे होते हैं और जब आपको नींद नहीं होती तो कैसे इम्प्रिंट करता है। इसका मैं 2 एग्जांपल्स आपको देना चाहता हूँ एंथ्रोपोलॉजी से। आप अगर चाइना जाएं और आपको पता है चाइना की हिस्ट्री जो है इज अ कांस्टेंट हिस्ट्री ऑफ फेमीन। अकाल, एक अकाल के बाद दूसरा अकाल, दूसरे अकाल के बाद तीसरा अकाल, उसकी एक पूरी हिस्ट्री है चाइना में, है। खाना कभी अवेलेबल हिस्टोरिकली ऐसा नहीं रहा कि पूरा चाइना बहुत अच्छा खाना खा पाता। अकाल, भुखमरी वॉज अ परमानेंट फीचर। अच्छा, वो ऐसे डीएनए में परकोलेट कर गया है कि आज भी चाइना में पता है पार्टिंग, जैसे हम खुदा हाफिज या बाई बोलते हैं ना, चाइना में कहते हैं कि मैं दुआ करता हूं कि आपके टेबल पे हमेशा खाना रहे। ये क्यों बोलते हैं? ये क्योंकि ये जनरेशनल डीएनए में आपकी इनकोड हो चुका है कि भूख, तो आप वो नहीं चाहते। या भारत में देख लें, मुझे बहुत ज़्यादा नॉर्थ इंडिया का नहीं पता, पर कम से कम पूरब में, पूर्वी यूपी और बिहार में तो मोटे आदमी को हेल्दी कहा जाता है। हेल्दी हो गया वो, क्योंकि यहाँ भी भुखमरी, बंगाल से जब आप चलते हैं, जो भुखमरी थी यहाँ भी परमानेंट फीचर थी, द ग्रेट बंगाल फेमिन। तो इसीलिए मोटा बहुत कम कोई होता था, वो हेल्दी माना जाता था, उसको खाना हमेशा मिल रहा है। तो देखिए कैसे ये चीज़, ये तो एक हमने लार्जर स्केल पे देखा ना, पर वो पर्सनल को कैसे इम्पैक्ट करता है, ये जो उन्होंने बताया वो सीन, आई थिंक प्रोबेबली इट इज द बेस्ट सीन ऑफ द डॉक्यूमेंट्री, जो पूरे डॉक्यू सीरीज का बेस्ट सीन है ये। और टेक अवे दूसरा था, जब सलीम अपनी माँ के बारे में बात कर रहे हैं और जावेद दोनों ही, सलीम जब ये कहते हैं कि वो अपनी माँ से 5 साल, जब वो 5 साल की उम्र थे, उस उम्र के थे, तब उनकी माँ को टीबी हो गई, फिर वो मिले ही नहीं, क्योंकि टीबी का उस दौर में इलाज नहीं था। तो टीबी से खांसी आती है तो लोग बच्चों को दूर रखते थे, जो टीबी का पेशेंट एरोसोल आपसे ना, उससे हाँ, आपको ना हो जाए। तो कह रही मेरी माँ इस कदर कि मैं बाहर खेल रहा था दूर, तो मेरी माँ ने नौकर से पूछा कि किसका बच्चा खेल रहा है, तो नौकर ने बताया कि ये तो आपका ही बच्चा है। तो उन्होंने मुझे बुलाया और जब मैं बहुत नजदीक आ रहा तो मुझे दूर रोक दिया, और फिर वो मुझे देख करके रोने लगी। और वो जब रो रही थी तो विदाउट एक्सप्रेशन रो रही थी, मतलब सिर्फ आंखों से। आप रोते हैं तो आप, मतलब रोने का एक एक्सप्रेशन होता है, वो नेचुरल होता है, पर वो जो रो रही थी उनकी आंखों से सिर्फ आंसू गिर रहे थे, ज़ारो कतार रो रही है लेकिन एक्सप्रेशन नहीं। और उसके बाद फिर जब जावेद साहब की मदर भी बचपन में मर गई, और वो कहते हैं कि मेरी जब माँ मरी तो वो 36 साल की थी, और मैं आज 79 साल का हूं, और मैं 79 साल का आदमी अक्सर अपनी माँ को याद करके, 36 साल की औरत को याद करके रोता हूं। और ये भी एक तरीका है बात करने की, उसकी माँ 36 साल खत्म हो गई, 36 साल का एज। मतलब अब मुझे ये 3 चीजें हैं, ये हमारे लिए, मैं इनको लेकर के आया हूं। अच्छा, ये देखिए कैसे इम्पैक्ट करता है सिनेमा पे, कि आपने स्ट्रॉन्ग मदर कैरेक्टर्स देखे हैं सलीम जावेद की फिल्मों में। मदर कैरेक्टर्स स्ट्रॉन्ग होती हैं इनके यहाँ, और कई मायने में आप ये भी कह सकते हैं कि अगर जिस जमाने में सेट है तो उस हिसाब से आप ये भी कह सकते हैं कि ये बहुत बिलीवेबल नहीं होता, लेकिन ये इनके दिमाग की माँ है, इन्होंने तो देखा ही नहीं ना, बचपन दोनों की माँ गुजर गई, जो दोनों की माँ बचपन में गुजर गई, तो इन्होंने तो देखा नहीं कि माँ का क्या रोल होता है, क्या किरदार है। मुझे लगा दीवार की पूरी फिल्म ही माँ के इर्द गिर्द है, माँ के असम्मान, माँ की बेइज्जती को लेकर के। आप हर जगह बहुत फिल्मों में इनके जो शक्ति में आप देख लीजिए, बिल्कुल शक्ति में आप देख लीजिए, वहां पर भी माँ के जो कैरेक्टर्स हैं, बाप के साथ कॉन्फ्लिक्ट हर फिल्म में है, क्योंकि इनके अपने कॉन्फ्लिक्ट्स भी थे जो हमने पहले बात की। मुझे लगता है अमिताभ बच्चन की 70s में जो अमिताभ बच्चन है, उसमें सलीम और जावेद दोनों उन कैरेक्टर्स में, तो अमिताभ बच्चन, मैं फिर बोलता हूँ, मतलब ये मुझे लगता है कि अमिताभ बच्चन आज भी दीवार, शोले और उनकी चीनी कम नहीं आती, मतलब ठीक है, हाँ सही बात, इज अ गुड एक्टर, लेकिन वो जो विजय का एंग्री यंग मैन, वो एंग्री यंग मैन एक्चुअली में सलीम और जावेद है। किसी हीरो ने किसी जनरेशन को ऐसा रिप्रेजेंट नहीं किया जैसे अमिताभ बच्चन ने 70s और अर्ली 80s को रिप्रेजेंट। अब 70s में आप आए तो इमरजेंसी की बात करते हैं, अब
क्योंकि 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया और वो नाराजगी जो है वो वरुण ग्रोवर ने बड़ा अच्छा कमेंट किया कि लोगों का रोष पहले स्क्रीन पे आया जंजीर में, फिर सड़क पे आया। 73 में जंजीर आई, 74 में लोग सड़क पे उतरे। ये जो कंटिन्यूटी, ये जो एक रिलेशनशिप है, ये बहुत ही गजब है। क्योंकि ऑफ कोर्स वो जो एक फ्रस्ट्रेशन था, एक देखें लेट 50s अर्ली 60s तक लोगों में होप था ना, वो और वो फिल्मों में दिखती थी। हम आजाद हुए हैं, हाँ, हमारे फिल्मों में वो कुछ होप होगा नजर हमारे आता लिए, था, अलग है होगा। लेकिन जब वो एक लेट 60s अर्ली 70s का एक रिसेंटमेंट आ गया, तो होपलेसनेस के साथ वो रिसेंटमेंट आया ना, कि आपको जो सब्ज बाग दिखाया गए थे वो बाग तो सूखे निकले। तो वो रिसेंटमेंट आई, जंजीर ने उसको सिनेमा पे चैनलाइज किया, और फिर राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश और इस तरह के लोगों ने उसको सड़क पे। इस डॉक्यूमेंट्री में इमरजेंसी जब लगाई तो बहुत दृश्य हैं उसमें, इमरजेंसी को भी दिखा दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, इमरजेंसी को डील करते और बताते हैं कि कैसे ये फिल्में इंस्ट्रूमेंटल थी। क्योंकि वो हीरो कैरेक्टर की बात करते हैं ना, हीरो उनके हिसाब से हीरो ऐसा, वो श्याम बेनेगल बात करते हैं इस बात पे कि उनके हीरो ऐसे जो कुछ कर दिखाएं, मतलब ये कुछ हीरो ऐसा हो जो कुछ कर सके, मतलब हाँ, मतलब वो हीरो रोमांस, बेसिकली सलीम जावेद की फिल्मों ने वो बोलते हैं कि हीरो बस केवल लड़की नहीं पटाता है, लड़की को घुमाता नहीं है। ये कुछ वो सिस्टम को टक्कर दे, एंटी एस्टेब्लिशमेंट हीरो आया कि ये इसमें ये ताकत है कि ये कर सकता है। तो सडनली वो हीरो लोगों ने अपने अंदर देखना शुरू किया ना, जो प्रोटेस्ट में जा रहे हैं 74 में, जब वो प्रोटेस्ट में लोग पहुंच रहे हैं तो सबको लग रहा है मैं वो हीरो हूँ, मैं कुछ कर दूंगा, मैं दिखा दूंगा इंदिरा गांधी को कि हम क्या है। तो ये चैनलाइज भी जो हुआ वो इनके थ्रू हुआ। ऑफकोर्स बहुत फैक्टर थे, कोई ये नहीं कह सकता कि एक, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि इमरजेंसी से पहले जो भी प्रोटेस्ट हुए उसमें सलीम जावेद की फिल्मों ने उसको इम्पैक्ट किया, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरा बाप चोर है, मतलब अभी भी तो मतलब अलग आउट ऑफ द बॉक्स जा करके ना उस दौर में, मतलब यही हो रहा है ना कि मतलब एक्चुअली में आप देखेंगे तो मतलब जो बहुत अच्छे फिल्म है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, ये भी सलीम जावेद है। हाथी मेरे साथी या इस तरह के कुछ यादों की बारात, कुछ लाइट फिल्में भी की हैं, अच्छी रोमांटिक गाने भी लिखे, मतलब गाने रोमांस और गाना था उनकी फिल्म में, कोई और कर रहा होता था। और मतलब सलीम जावेद वो पहले लेखक थे जिनके नाम पोस्टर्स में लिखे जाने लगे, और जब जंजीर आई तो उन्होंने अपने, डायरेक्टर ने नहीं लिखवाया, प्रोड्यूसर ने नहीं लिखवाया, इन्होंने जब पोस्टर लगे तो पैसा देकर के अपने नाम लिखवाया, उसमें स्टेंसिल से छपवा दिए, सब छपवा दिया सलीम जावेद राइटर, तो वो पहले थे। अच्छा, वो जावेद साहब के पूरे करियर में वो हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट से लड़ते रहे इस बात को लेके, लिरिसिस्ट को रॉयल्टी, पूरा मेहनत जावेद अख्तर की है। उन्होंने सोनिया गांधी से मिलके और उस जमाने में यूपीए गवर्नमेंट में उसको एक तरीके से कोऑर्डिनेट करके ये बिल पास करवाया जो आज लिरिसिस्ट को मिल रहा है पैसा। बट उससे पहले ये भी देखें कि इसके अलावा भी अगर हम बात करें कंट्रीब्यूशन का, नॉट ओनली लिरिसिस्ट वाला, तो जो राइटर हीरो पहली बार इनके आने से बना, उससे पहले राइटर कोई जानता नहीं था। हाँ। किसी ने बहुत अच्छा बोला कि लिरिसिस्ट एक पन्ने का लिख रहा है, उसका नाम तुम दे रहे हो पोस्टर पे, जिसके सारे पन्ने लिखे हुए हैं उसका नाम ही नहीं, उसका नाम वो गायब है। तो ये डिमांड, इनफैक्ट वो डिमांड करते हैं, उसमें मेंशन है कि एक बार ऐसा होता है जब किसी फिल्म में वो अमिताभ बच्चन से 1 लाख रुपए ज्यादा डिमांड करते हैं। हाँ, तो हीरो ज्यादा पैसा मांग रहे हैं, वो पहला हुआ कि भाई जो राइटर है वो हीरो ज्यादा पैसा मांग रहे हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये तो हमने बहुत पॉजिटिव्स की बात की और प्लॉट बहुत अच्छा है। इन तीनों एपिसोड जो एंग्री यंग मैन है सलीम जावेद की लेजेंडरी जोड़ी के ऊपर, इसमें कुछ कमियां भी लगती हैं कि कुछ कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जो बनाने वाले मिस कर गए, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अव्वल तो ये कि दर्शकों को ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन जो है ये सलमान खान, जोया अख्तर और फरहान अख्तर का प्रोडक्शन है। तो जाहिर है कि एक लिमिटेशन है ना, आपके अपने बच्चे आप पे बना रहे हैं, तो बियॉन्ड अ पॉइंट ऑब्जेक्टिविटी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मोस्टली जो लोग इसमें लाए गए हैं, जो इन पे अपना वक्तव्य दे रहे हैं, वो ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं इनसे जुड़े हुए हैं कमर्शियली, या पहले से इनके
अपने रिश्ते रहे हैं, तो वो एक क्रिटिकल एनालिसिस जो है वो बहुत कम इसमें है। मतलब ये नॉस्टैल्जिया के लिए बहुत अच्छा है, पूरा नॉस्टैल्जिया ही है, मतलब हाँ। मतलब शुरू से लेके आखिरी तक वो नॉस्टैल्जिया है। क्रिटिकल एनालिसिस बहुत ज्यादा इसमें नहीं है, एक दो जगह जहाँ पे हुए वहां उसको तुरंत ही, मतलब बिल्कुल ही जिसको कहते हैं ना सतही तौर पे उसको डील किया गया। जैसे फीमेल कैरेक्टर्स जो है, माँ को छोड़ के जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं, सबल के हैं। हाँ, तो उन्होंने वो महिलाओं के लिए मतलब एंग्री यंग मैन तो बनाया, पर वो जो महिला समाज में जो उस दौर में महिलाओं को उत्पीड़न बहुत था, बिल्कुल वो उत्पीड़न इनकी फिल्म में नजर नहीं आता। और या जैसे इन्होंने क्या किया कि उसको सुपरफिशियली डील किया। जैसे एक फिल्म में हेमा मालिनी इंडिपेंडेंट वुमेन बनी हुई हैं, वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाती हैं, लेकिन जब वो हीरो से मिलती है तो फिर उसका फॉइल बन जाती है। अच्छा, वो पूरे डॉक्यूमेंट्री में सिर्फ अंजुम रजब अली, बहुत फेमस स्क्रीन प्ले राइटर हैं भारत के, उनके अलावा किसी ने इस पे टच नहीं किया। आप सोचिए ना, मतलब सलीम जावेद ने एंग्री यंग मैन बनाया, लेकिन वो मदर इंडिया नहीं बना पाए। हाँ, तो इसको सम अप कर दें इस बात से। हाँ, और देखें ना दोनों, जबकि स्टोरी लाइन, मदर इंडिया की स्टोरी लाइन आप देखें और अगर आप दीवार की स्टोरी लाइन देखें, बहुत समानता है। लेकिन दीवार फिर वो अमिताभ बच्चन सेंट्रिक हो जाता है। एग्जैक्टली, क्योंकि आपने वो डायलॉग्स अमिताभ बच्चन के लिखे, आज में फेंके हुए बैठा है, पैसे नहीं उठाता, और जाकर भगवान से कॉन्वर्सेशन, तब तुम कहाँ थे। तो फीमेल कैरेक्टर्स स्ट्रांग नहीं, एक अव्वल। दूसरा ये कि जैसे कुछ चीजों पे आज हम जब लुक बैक, तो जैसे मुस्लिम कैरेक्टर्स जो इनके होते थे, उसने एक ना भारत में जो नॉर्मल दर्शक है ना, उनके दिमाग में एक गलत एक्सपेक्टेशन क्रिएट किया कि मुसलमान को ईमानदार होना जरूरी है, मुसलमान कैरेक्टर जो है वो देश के लिए मर जाता है। तो जनरल पब्लिक ये समझती है कि मुसलमान जब तक देश के लिए नहीं मर रहा है वो देश में रहने लगा, मतलब मुसलमान को साबित करना चाहिए कि मैं ईमानदार। अच्छा, ये बहुत ही, ये जो प्रेशर होता है ना माइनॉरिटी पे किसी भी देश में, ये बहुत गजब होता है। यानी आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक एवरेज हिंदू अच्छा भी हो सकता है, बलात्कारी भी हो सकता है, चोर भी हो सकता है, और भगवान जैसा भी हो सकता है, डेमी गॉड भी है। लेकिन मुसलमान अगर कोई, यानी मुसलमान से आपको तवक्को ये बना दी गई कि आप उससे ये तवक्को रखें कि वो हमेशा अपराइट होगा, ईमान पे चलने वाला होगा, प्रूव करना होगा। ये भी सलीम जावेद की फिल्मों से ही आया है। तो या जैसे कास्ट को लेके ब्लाइंड स्पॉट है ना, सरनेम यूज नहीं होते थे। अच्छा, आप दिखा रहे हैं कि गरीब और अमीर की लव स्टोरी भी आप दिखा रहे हैं, लेकिन वो क्लास की बात है, क्योंकि देखिए कम्युनिस्ट माइंडसेट से आए थे, तो क्लास वाज अ मच बिगर देन कास्ट। उनके लिए ये समझने में कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत सारे लोगों को टाइम लगा। वो दौर ऐसा रहा था कि कास्ट को आप डील नहीं कर रहे हैं, उसका ब्लाइंड स्पॉट है, मंडल कमंडल नहीं हुआ था। हाँ, बट फिर भी मतलब एक ब्लाइंड स्पॉट तो है ना। आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ये ब्लाइंड स्पॉट है। एक सबसे बड़ी शॉर्टकमिंग जो आप भी बता रहे थे कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ये सलीम जावेद क्यों अलग हो गए, ये एक बहुत बड़ी बात है जो हर कोई जानना चाहता है कि भाई 100% का ऑलमोस्ट स्ट्राइक रेट है, और सलीम खान और जावेद अख्तर क्यों अलग हो गए, वो इस सीरीज में आखिरी एपिसोड में बताया दिखाया गया, लेकिन वो किसी को समझ में नहीं आया क्यों अलग हुए। वो शायद, मतलब मुझे लग रहा है सबसे बड़ा जी, मतलब अगर आप ये देखने के लिए जा रहे हैं कि वो क्यों अलग हुए, ये जानने के लिए, तो मुझे लगता है कि यहाँ तो नहीं मिलेगा, शायद आपको आगे कभी भी ना मिले। क्योंकि जिस तरह से अगर ये एक की उम्र 88 हो चुकी है, दूसरी की उम्र 79, और उस समय जो डॉक्यूमेंट्री बन रही, देखिए इसमें कई चीज़ों ने एडमिट किया है। जैसे अपने पहली शादी को लेके जो जावेद अख्तर ने उनके साथ जिस तरह से किया, उसको लेके जो गिल्ट है वो एडमिट करते हैं उससे कि मेरी गिल्ट है। लेकिन वहाँ भी ये बात, अगर अपने ऐसे सनसेट उसमें अगर कोई डॉक्यूमेंट्री बनी है और उसमें ये बात नहीं हुई, तो शायद आपको ये कभी ना पता चले कि ये अलग क्यों हो गए। अव्वल तो ये। दूसरी जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं डॉक्यूमेंट्री के, बहुत अच्छी हैं, वेरी वेल शॉट, बहुत अच्छे से शूट किया है नम्रता राव ने। पहला मेरे ख्याल से उनका डायरेक्शन है, उससे पहले एडिटिंग करती थी, तो एडिटिंग एस्पेक्ट्स वो दिखता है ना। एडिटर जब डायरेक्टर बनता है तो बहुत ही टाइट एडिटिंग होती है, बहुत टाइट एडिटिंग है। 40-42 मिनट के एपिसोड्स हैं, बहुत अच्छे बनाए, वो हिलने नहीं देंगे। अच्छा, मुझे एक चीज और बहुत अच्छी लगी, ओपनिंग सीक्वेंस। मांगा जो जापानीज मांगा कॉमिक्स होते हैं, जो बहुत हमारे दर्शक जो शायद देखते भी होंगे, जो यंग दर्शक हैं, जो ये जापानीज मांगा स्टाइल कॉमिक्स है, उस स्टाइल में इसका ओपनिंग किया है, एंड द स्कोर इज वेरी गुड।
इट गोज अमेजिंगली विद द ओपनिंग। तो ये जो प्रोडक्शन वैल्यू है डॉक्यूमेंट्री की वो तो टॉप नॉच है, वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना, क्योंकि आप प्रोडक्शन हाउसेस देख लें जो इन्वॉल्व हैं, तो आपको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्रोडक्शन क्वालिटी टॉप नॉच है। और अपने दो कल्ट फिगर्स हैं, उनके बारे में बना रहे हैं, तो आपने अपना सब कुछ लगाया। एस्थेटिक सेंस बहुत अच्छे हैं। और जब राइज ऑफ अमिताभ बच्चन होता है, वो जो रैप सॉन्ग चलता है बैकग्राउंड में, फैंटास्टिक। यानी जो एडिटिंग, फास्ट एडिटिंग की गई है, वो फास्ट एडिटिंग जिस तरह की मूवीज होती थी इनकी, वो भी एक कमाल है ना। जैसी आपकी मूवी की एडिटिंग होती थी, फास्ट एडिटिंग, और बहुत ही तेज साउंड से आप एडिटिंग करते थे, उस पे आप कट लेते थे, वो आपको यहाँ भी दिख रही है। यानी उतना ही स्टाइलाइज्ड ये बनाया गया है जितनी स्टाइलाइज्ड इनकी मूवी होती थी, यानी मेटा मूवी के अंदर। बहुत मूवी आप बहुत ब्रेव ऑफ नम्रता राव, वेरी ब्रेव ऑफ हर, कि आज आप इन दोनों लोगों के बारे में डॉक्यूमेंट्री कर रहे हो। और इतना सोचिए, आप पहली डायरेक्शन है और आपको कितना भार है। मैं समझता हूँ कि आप तो हाथ ही नहीं लगाओगे कि भाई यार सलीम जावेद के बारे में मेरी औकात है, और वो क्योंकि आप जब करोगे तो आपको वो फिर सलीम जावेद आपको दिखाने पड़ेंगे। अच्छा, मैं एक कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, प्रोफेसर रजनी मजूमदार, एफटीआई में उन्होंने पढ़ाया भी है मुझे, जेएनयू में आर्ट एंड एस्थेटिक्स के प्रोफेसर हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स इन इंडियन आर्ट एंड एस्थेटिक्स सीन में, उनसे बड़ा प्रोफेसर बहुत कम है। उन्होंने एक लाइन उसमें बहुत अच्छी कही थी। वो लाइन उन्होंने कहा कि इट इज द टैलेंट दैट दे मर्ज्ड द पर्सनल टू द सोशल। अपनी जो हमने अभी तक बात की उसका लब्बुल लुबाब उन्होंने दिया। वो कह रहे हैं कि उनका टैलेंट था कि उन्होंने पर्सनल को सोशल में, खुद को समाज में मर्ज कर दिया, अपने एक्सपीरियंसेस को समाज का एक्सपीरियंसेस बना दिया। और बहुत छोटे से लाइन में एक आपने उसने मतलब उनके पूरे करियर को समेटा है कि आपने पर्सनल को सोशल में ऐसा मर्ज किया कि वैसा कोई कर नहीं। मतलब जो लूज एंड्स थे ना, उन्होंने शार्प जो कमेंट्स लिए, चाहे वो वरुण ग्रोवर को लाए हो, श्याम बेनेगल को लाए हो, चाहे वो अभिषेक और श्वेता को लाए हो, कि अपने फादर का कैरेक्टर को श्वेता और अभिषेक बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उन्होंने वो जो लूज एंड थे वो भी उन्होंने टाइट कर दिया, बिल्कुल अच्छा नट कर दिया। कई बार ये कि जनरल पब्लिक को खुश करने के लिए, अब जैसे आमिर खान और ऋतिक रोशन, मुझे नहीं लगा कि वो कुछ ऐड कर पाए, कुछ वैल्यू। ऋतिक रोशन को एक फैन की तरीके से, कि मतलब मैं दोनों एंग्री यंग मैन कैरेक्टर देख के बड़ा हुआ हूं। इनफैक्ट वो उनके जो दोनों के जो पार्टिंग कमेंट्स हैं, जो जिसमें बेसिकली एक बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं वो राइटर्स को, इट एक्चुअली डिफाइज द लॉजिक। जिस लॉजिक से ये बनाई गई है उसको डिफाई करता है। पर ठीक है, वो सबके बढ़िया, मुझे अलग अलग ये होता है। मतलब बात यह है कि जब हम रात में 2 घंटे जब खो गए उसमें, 2-2.25 घंटे, और फिर वो सोच रहे हैं कि उस बारे में कि मतलब थिंक अबाउट, अपना जोड़ते हो ना कि आपकी जब माँ के बारे में बात हो, और माँ के बारे में जो नरेशन किया है सलीम और जावेद ने, वो फिल्म का डायलॉग नहीं है, मतलब टेक अवे ये है, मतलब कि लोगों को बिल्कुल। आप सलीम साहब का कोई भी इंटरव्यू देखेंगे, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है वो, कुछ उसमें कोई लच्छेदार बात नहीं करते, वो बड़ा स्ट्रेट शूटर जिसको हम कहते हैं ना, शूटिंग फ्रॉम द हिप्स, वैसा है। और वो इसमें झलकता है, मतलब इट्स वेरी इंगेजिंग, आपको बड़ा पसंद आएगा। और जो उस जमाने के नहीं है, जिन्होंने बाद में देखा है, उनको ये समझ में आएगा कि सिनेमा आज जहाँ पहुँचा है, जहाँ हम दुनिया में अपना एक मुकाम रखते हैं, वो किन रास्तों से होके पहुँचा है, और उसमें किन लोगों का कंट्रीब्यूशन है, ये आपको समझ में आएगा। मैं तो बोल रहा हूँ कि आप अमिताभ बच्चन क्यों अमिताभ बच्चन है, वो आप उस वजह से देखिए जा करके, मजा आएगा। आप 3 घंटे, हम लोग टेक्निकल एस्पेक्ट पर चले गए, पर खासकर जर्नलिस्ट, समाज को पर रुचि रखने वाले लोग, मुझे लग रहा है उनको देखना चाहिए। नरेशन देखिए, डायलॉग डिलीवरी देखिए, मतलब प्राइम वीडियो पे है, 3 एपिसोड है, 40-40 मिनट के हैं, आप बिंज वॉच कर सकते हैं। इनफैक्ट आप बिंज वॉच करेंगे, वो बनाई है। दिल्ली में ट्रैफिक, बम्बई में ट्रैफिक में फंसे हो तो अपने गाड़ी में वो लग जाता है ना अपना, फंसे रहिए और देखते रहिए, फंसे रहिए और देखते रहिए। चला जाए। तो उन्होंने कोशिश की कि द रेड माइक सिनेमा में शुरुआत करें, कुछ अच्छा देखा हम लोगों ने और बुरा भी देखा। तो आप लोगों से आके, जैसे हम लोग द रेड माइक में थोड़ा अनफिल्टर्ड रहते हैं, वैसे ही द अनफिल्टर्ड तरीके से ये बात करें। और शाही साहब का ये इनिशिएटिव था, और कैसा लगा बताइए। जी बताइएगा, और हम कोशिश करेंगे और फिल्मों के बारे में
और इस तरह की कुछ भी इंटरेस्टिंग हो। इसका मतलब ये नहीं कि हम हर फिल्म का करेंगे, क्योंकि जाहिर है, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो हम आपके पास लेके आएंगे। स्पेशली इस तरह की सीरीज और फिल्म्स जिनके कुछ सोशल मीनिंग है, सोशल इम्पैक्ट है, या इस तरह का कोई चीज़ है जो कुछ इन्फ्लुएंस करता है, तो हम ज़रूर उस पर बात करेंगे। और आप बताएं, आप और किसके बारे में जानना चाहते हैं? तुम्हारे पास बंगला है, गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है? माँ। मेरे पास माँ है। धन्यवाद।